आज हम बात करेंगे एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री थ्रिलर की जिसका नाम है आई स्टिल सी यू, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है जिसका नाम है ब्रेक माई हार्ट 100 टाइम्स। ये मूवी है एक बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एंटरटेनमेंट, जहां पर आपको साइंस फिक्शन, थ्रिलर और साथ ही साथ रोमांस देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की जो कि अपने प्ले स्कूल में है जिसका नाम है वेरोनिका रोनी। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो विंडो की तरफ जाती है जहां विंडो की ग्लास ब्रेक हो रही होती है और अचानक से आसमान बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है और वहां पर एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर हम देखते हैं रोनी के मॉम को जो कि उसे काम डाउन कर रही होती है। कहानी फिर आगे बढ़ती है एक्सप्लोजन के 10 साल के बाद, जहाँ रोनी सो रही होती है। उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होती है उस इंसिडेंट के बाद। वो नहाकर अपने आप को मिरर में देखती है जहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद वो अपने मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करती है। फिर अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट पे बैठ जाती है। तभी टीवी पे एक न्यूज आता है जिसमें गवर्नमेंट कह रही होती है कि अब रेमिनेंट्स के कोई भी न्यू केसेस नहीं आ रहे। इसका मतलब कि अब रेमिनेंट धीरे धीरे अपने आप ही वैनिश हो जाएंगे। रेमिनेंट क्या है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये बात वो अपने मॉम से शेयर करती है। वो कहती है कि उसने और अभी उसके फ्रेंड्स ने भी बहुत सारे न्यू रेमिनेंट्स देखे हैं, पर इसके बारे में उनकी मॉम कहती है कि अब उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए इस टॉपिक से। इस बात से रोमी गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि कभी रेमिनेंट थे ही नहीं। गुस्से में रोमी घर से निकल जाती है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं उसके फादर को वैनिश होते हुए। रोमी साइकिल से अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है। तभी अचानक उसके सामने एक वुमेन आ जाती है, पर हम देखते हैं कि वो वुमेन वैसे ही वैनिश हो गई जैसे उसके फादर हो गए थे। साथ ही साथ उस सिटी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने आप ही वैनिश हो जा रहे थे और देखने में लगता है कि रोमी के लिए ये सब नॉर्मल है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक प्रोफेसर को जिसका नाम है अगस्त। वो रेमिनेंट के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं, जहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है रेमिनेंट्स की रियलिटी। 10 साल पहले एक्सप्लोजन एक गवर्नमेंट लैब में हुआ था। वहाँ वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे जिसके हेड थे डॉक्टर मार्टिन। एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ जिसका रेडियस 50 माइल्स तक था और ये सबको कांटेक्ट में लेता गया और जो भी इसके कांटेक्ट में आया वो मारा गया। साइंटिस्ट के स्टडी के अकॉर्डिंग रेमिनेंट्स वही लोग हैं जो उस दिन मारे गए थे उस एक्सप्लोजन में। रेमिनेंट ना तो कुछ फील कर सकते हैं और ना ही किसी चीज को छू सकते हैं। वो सब रिपीट मोड में एक ही एक्शन को बार बार करते हैं, जो कि या तो कुछ सेकंड्स के लिए होता है या तो कुछ मिनट्स के लिए। रोमी के डैड भी उसी एक्सप्लोजन में मारे गए थे। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि सारे के सारे रोमिनेंट्स उसी टाइम के हैं जब वो एक्सप्लोजन हुआ था और धीरे धीरे करके ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। बट रोनी और न्यूज के अकॉर्डिंग रेमिनेंट्स के नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे थे। बहुत सारे ऐसे रेमिनेंट देखे जा रहे थे जो उस टाइम के नहीं थे। ये सब बोलते हुए रोमी अपने साइड में बैठी एक लड़की को दिखाती है जिसकी ड्रेस 80s के टाइम की है। ऐसा लगता है कि उसकी डेथ उस दिन नहीं हुई थी। ये सब देखकर सारी क्लास शॉक हो जाती है और प्रोफेसर कुछ समझ पाते उससे पहले ही क्लास ओवर हो जाती है। क्लास से जाते हुए प्रोफेसर रोमी को रोकते हैं और कहते हैं कि उसे अपने मार्क्स को इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए और अगर उसे कोई और हेल्प चाहिए तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकती है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। रोनी प्रोफेसर के डेस्क पे रखे हुए एक फोटो फ्रेम को देखती है जिसमें प्रोफेसर बोलते हैं कि ये उनकी डॉटर ईवा है जिसकी एज अब रोनी के बराबर ही है। और यहाँ हम देखते हैं रोनी को एक लड़के की तरफ देखते हुए जिसका नाम है रिक लेन। रिक कभी किसी से बात नहीं करता था। वो हमेशा स्कूल में अकेले रहता था। रोनी की फ्रेंड उसे बताती है कि उसके प्रीवियस स्कूल में उसे निकाल दिया था क्योंकि उसका रिकॉर्ड बिल्कुल सही नहीं था और इसके लिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भी जाना पड़ा और उसका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज में है, वो है रेमिनेंट्स के बारे में जानना। नेक्स्ट मॉर्निंग रोनी शावर ले रही होती है। तभी अचानक वो एक लड़के को अपने बाथरूम में देखती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गिर जाती है। वो लड़का कोई और नहीं एक रेमिनेंट है। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि रेमिनेंट्स कभी खुद कहीं नहीं जा सकते क्योंकि वो अपने प्रीवियस लाइफ के ईगो में फंसे होते हैं। वो वही काम रिपीट करते हैं जो उन्होंने पहले किया होता है। बट ये रेमिनेंट न्यू था और उसके बाथरूम में था। उसके बाद वो रेमिनेंट अपने आप को मिरर में देखता है और धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। पर जैसे ही वो चला जाता है मिरर में लिखा होता है रन। रोनी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सारी चीजें बता देती है अपने प्रोफेसर को। प्रोफेसर उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। प्रोफेसर का घर बहुत ही शानदार है और साथ ही साथ हम देखते हैं प्रोफेसर की बेटी ईवा को जो कि बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही है।
रोनी प्रोफेसर से पूछती है कि क्या कभी कोई रेमिनेंट कम्युनिकेट कर सकता है या फिर किसी को हार्म कर सकता है, जिसके लिए प्रोफेसर कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये कोई और नहीं, एक इल्यूशन था। प्रोफेसर से कोई हेल्प ना मिलने के बाद रोनी डिसाइड करती है कि अब वो रिक के पास जाएगी, क्योंकि रिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था रोमिनेंट्स में। वो देखती है कि रिक एक टनल में जा रहा है जो कि एक फ्रोजन लेक के पास है, पर रिक रोमी को फॉलो करते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है तो रोमी बताती है कि उसने अभी अभी एक नया रेमिनेंट्स देखा है। उसके बाद वो दोनों उस टनल के अंदर जाते हैं जहाँ रिक उसे कुछ देर के लिए वेट करने के लिए बोलता है, और तभी उस टनल में बहुत सारी फिश आ जाती हैं और वो उसे काउंट करने के लिए कहता है। रिक उस टनल में रेमिनेंट फिश के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। वो उनके नंबर्स को काउंट करता है और फिर वो देखता है कि पिछले महीने के हिसाब से इस महीने ज्यादा रेमिनेंट्स हैं। समर के सीजन में लेक का आइस मेल्ट हो जाता था, जिसके वजह से टनल के अंदर पानी भर जाता था और वो फिश उसी टाइम मारी गई थी, पर अब उनके नंबर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। रोमी रिक को अपनी हेल्प के लिए बोलती है, पर इसके लिए रिक मना कर देता है। बाद में वो उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प स्कूल प्रोजेक्ट में कर देगी, जिसके बाद रिक मान जाता है। रिक कहता है कि सबसे पहले उसे उस रेमिनेंट के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें रोमी कहते हैं कि हम ब्रायन की फोटो को गूगल कर सकते हैं। रिक उससे पूछता है कि उसे ये नाम कैसे पता, और रोमी को भी ये चीज पता नहीं होती। वो कहती है कि ये उसके माइंड में सिर्फ आ गया था। रिक कहता है कि रेमिनेंट की पिक एक ऑर्डिनरी कैमरे से नहीं ली जा सकती, जिसके लिए उनको चाहिए एक स्पेक्ट्रोग्राफी लेंस कैमरा, जिसकी कॉस्ट मिलियंस में है। रोनी अपने एक फ्रेंड की हेल्प लेती है, जो एक प्यूरिफायर मशीन से स्पेक्ट्रोग्राफी इफेक्ट क्रिएट कर देता है, जिसमें वो लोग किसी भी कैमरे से रेमिनेंट की पिक ले सकते हैं। वो लोग उस डिवाइस को सेटअप कर देते हैं वॉशरूम में, ताकि वो ब्रायन की पिक ले सके। तभी वहाँ ब्रायन का रेमिनेंट आ जाता है और अपने आप को मिरर में देखता है। स्पेक्ट्रोग्राफी इफेक्ट की वजह से उसका फेस चेंज होने लगता है और उसके बाद वो रोनी के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है, पर ट्रिक उसकी फोटो पहले ही ले चुका होता है। ब्रायन की पिक से वो लोग रिसर्च स्टार्ट करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ब्रायन एक किलर है, जिसने एक मैरी नाम की लड़की को किडनैप करके मार डाला था 4 साल पहले। वो उसके बारे में और जानने के लिए मैरी की मॉम के पास चले जाते हैं। मैरी की मॉम बताती है कि शायद मैरी पहले से ही ब्रायन को जानती थी। लास्ट डे जब मैरी को ब्रायन के साथ देखा गया था तो मैरी और ब्रायन में झगड़ा चल रहा था। उसके बाद वो फिर भी किसी तरह मैरी को मना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वो उसको मार डालता है, और जब ब्रायन को पता चलता है कि पुलिस अब उसे सर्च कर रही है तो वो अपने आप को मार लेता है। रोनी और रिक ये चीज समझ नहीं पाते कि आखिरकार ब्रायन ने मैरी को मारा क्यों। वो ये सब जानने के लिए अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं, जहां उन्हें मैरी के बहुत सारे मर्डर के आर्टिकल्स दिखते हैं, पर उन सब में एक ही बात बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि उन सब में मैरी की एज अलग अलग बताई गई है। मैरी का किडनैप उसके बर्थडे के एक दिन पहले हुआ था और उसकी बॉडी बर्थडे के नेक्स्ट डे मिली, और मैरी का बर्थ डेट था 29 फ़रवरी, जो कि रोमी का भी सेम था, जिससे उन्हें लगता है कि ब्रायन उन्हीं लोग को मार रहा है जिनका बर्थडे 29 फ़रवरी को आता है। तभी सडनली लाइब्रेरी की लाइट अपने आप ही डिम और ब्लो होने लगती है और विस्परिंग की आवाजें आने लगती हैं। बाद में वो लोग देखते हैं एक नोटबुक को, जिसमें बहुत बार लिखा होता है रन। अगले दिन हम रिक को प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं। मैरी की मॉम ने स्कूल में रिपोर्ट किया था कि रिक उनकी बेटी के किलर के बारे में जानना चाहता है। इसके बारे में प्रिंसिपल रिक से पूछता है, जिसमें वो कहता है कि ये एक स्कूल प्रोजेक्ट है, पर प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालने की बात कहता है। जिसके बाद रिक को ना चाहते हुए भी उसको अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें बतानी पड़ती हैं। दूसरी तरफ हम रोमी को देखते हैं गेम रूम में। गेम स्टार्ट होने से पहले प्रिंसिपल अपने फोन को चेक कर रहे होते हैं और जल्दी में कहीं निकल जाते हैं। रोनी बार बार रिक को मैसेज करती है, पर रिक का कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद रोनी को ब्रायन दिखता है हर जगह। वो उसको फॉलो करते करते गेम के बीचों बीच आ जाती है, और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी ऊपर से गिरता है, जो कि कोई और नहीं प्रिंसिपल था। उसी रात रिक रोनी के घर जाता है और उसे कहता है कि उसने प्रिंसिपल को ब्रायन के बारे में बताया था, और उसके तुरंत ही प्रिंसिपल की मौत हो गई, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमें संभल के रहना पड़ेगा। वो लोग रोमी के रूम में होते हैं, जहाँ पर रोमी उसे अपने फादर के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसके फादर की डेथ उसके वजह से हुई है, क्योंकि हमेशा उसके फादर अपने काम के लिए बाई ट्रेन से जाते थे, पर उस दिन उसकी जिद की वजह से उन्हें रुकना पड़ा और लेट होने के कारण वो कार से निकल गए, जिसके वजह से वो उस एक्सप्लोजन के रेंज में आ गए। बाद में रिक भी उसे अपने फादर के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसके फादर ही थे जो हमेशा उसका ख्याल रखते थे, पर उनके मरने के बाद वो उनको ना कभी देख पाया और ना ही कभी उनके रेमिनेंट को ढूंढ पाया। उसी रात रोमी को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो बहुत अलग अलग क्लिप्स देखती है और अपने आप को फ्रोजन लेक के अंदर पाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग रॉनी की मॉम रॉनी को बताती है कि उसको एक इंटरव्यू कॉल आया है और वो रॉनी के बर्थडे तक आ जाएगी। रॉनी और रिक एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक से रॉनी के फादर अपीयर हो जाते हैं। रिक की नजर उनके न्यूज़पेपर पर पड़ती है जो कि एक्सप्लोजन के 2 साल बाद की है। ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि रिक के डैड एक्सप्लोजन वाले दिन मारे जाते हैं और उनका न्यूज़पेपर उनके मौत के 2 साल बाद का है। रिक की नजर न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पे जाती है जिसमें 2 लड़कियां अचानक से गायब हो जाती हैं और फिर उनकी बॉडी ठीक वैसे ही मिलती है जैसे मैरी की बॉडी मिली थी। दोनों लड़कियों का नाम होता है एमा और क्लेरा। एमा को 29 फैब को मारा गया था और ठीक उसके 1 साल बाद क्लेरा को, जो कि 28 फैब को। रॉनी और कर्क इस चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर उनका किलर सेम है तो उसने क्लेरा को 28 फैब को क्यों मारा। इसके बाद वो लोग क्लेरा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्लेरा की एक फ्रेंड मिलती है जो उनको बताती है कि ब्रायन उसका बॉयफ्रेंड था और क्लेरा की मौत उसी लैब वाली बिल्डिंग में हुआ। वहाँ हर दिन क्लेरा की रेमिनेंट आती है उसी तरह मरने के लिए। इसको देखने के लिए काफी लोग वहाँ जाते हैं। रॉनी और रिक फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार वो दोनों उस लैब वाली बिल्डिंग में कर क्या रहे थे। इन सब के लिए जानने के लिए वो उस लैब के लिए निकल जाते हैं। सिटी के पास पहुंचते ही उनके कार की रेडियो में एक वार्निंग आती है। वो देखते हैं कि सिटी को अच्छी तरह सील किया गया है और कुछ ऐसे भी प्लेसेस होते हैं जिन्हें रॉमी अपने नाइटमेयर में देख चुकी थी। वो समझ जाती है कि ये नाइटमेयर्स कुछ और नहीं एक वार्निंग है और इन सब के लिए उसके डैड भी उसे कब से वार्न करने की कोशिश कर रहे थे। सिटी के अंदर बहुत सारे रेमिनेंट्स होते हैं पर ऐसा लगता है कि वो रेमिनेंट्स सिर्फ एक्सप्लोजन के टाइम के नहीं उससे पहले के भी हैं और वहाँ बहुत सारी विस्परिंग की आवाजें होती हैं और वहाँ वो देखते हैं क्लेरा की मौत। वो लैब पहुंच जाते हैं जो कि ग्राउंड 0 होता है। उसी बीच रिक की नजर डॉक्टर मार्टिन पे जाती है जो कि इस एक्सपेरिमेंट के हेड थे। डॉक्टर मार्टिन उनको देखकर वहां से भागने लगते हैं पर किसी तरह रिक उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होते पर जब वो ब्रायन का नाम सुनते हैं उसके बाद वो उन्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी रेडिएशन एक्सप्लोजन के रेडियस में कोई अगर आता है तो उसकी बॉडी एक इको छोड़ती है, जैसे कि हिरोशिमा, नागासाकी और चेरनोबिल के टाइम देखा गया था। ठीक वैसे ही डेथ भी काम करता है। जब कोई मरता है तो उसकी बॉडी भी एक इको छोड़ती है जो कि एक डेथ और लाइफ के बीच में एक डोरवे की तरह काम करता है। और हम लोग का एक्सपेरिमेंट भी उस डोरवे को क्रिएट करने का था और हमने कुछ ऐसे पेशेंट को वापस लाया जो मरने के कगार पे थे। इसके बाद हमारा मेन एम हुआ कि हम एक मरे हुए इंसान में एक जिंदा इंसान की आत्मा को डालें एज अ वेसल, जिससे कि वो जिंदा हो जाए, जिसका नाम दिया गया स्पेक्ट्रल ट्रांसफरेंस। पर इसके लिए डेड बॉडी और लिविंग पर्सन का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रांसफर संभव है और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके बर्थ डेट के दिन ही किया जाता है। पर धीरे धीरे इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया और उन लोगों ने एक मैसिव होल प्रोड्यूस कर दिया एक डोरवे की जगह, जिसको अब कभी भी अनड्यू नहीं किया जा सकता। फिर रॉनी उसे ब्रायन के बारे में पूछती है जिसमें वो उसे एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ब्रायन उसका ब्रिलियंट रिसर्च असिस्टेंट था। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ब्रायन में बहुत सारे चेंजेस आने लगे और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और जब उसे रिग्रेट हुआ तो उसने उसको दोबारा जिंदा करने के लिए कई और जानें ले ली और इसीलिए वो अब रॉनी को मारना चाहता है। बट रॉनी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ रेमिनेंट्स कभी किसी को टच नहीं कर सकते, तो वो किसी को हार्म कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर मार्टिन उसे बताते हैं कि ये सारी फेक इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक को दी गई है ताकि उनके अंदर डर ना फैले। ये सब बताने के बाद डॉक्टर मार्टिन भी अपने आप को गन से शूट कर लेते हैं। ये सब जानकर रॉनी रिक से कहती है कि अब उन्हें सब लोग को अलर्ट कर देना चाहिए रेमिनेंट्स के बारे में। बट रिक कहता है कि पहले उन्हें ब्रायन का मैटर सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद वो सबको अलर्ट करेंगे। नेक्स्ट डे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की सोचते हैं पर तभी स्कूल ऑफिशियल को ये पता चलता है कि रिक के लॉकर में गन है। वो उसे अपना लॉकर खोलने के लिए कहते हैं जिसमें ये बात सच निकलती है। रिक रॉनी को समझाता है कि ये गन उसकी नहीं है पर रॉनी उसके ऊपर शक करने लगती है। रॉनी के पास ज्यादा समय नहीं होता क्योंकि उसके बर्थडे के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है। उसके बाद वो सारी चीजें अपने प्रोफेसर को बता देती है और प्रोफेसर अगस्त भी उसकी बातों को मान लेते हैं क्योंकि मैरी की मॉम ने प्रिंसिपल से पहले उनको सारी चीजें बताई थी। वो उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर मार्टिन के बारे में पूछते हैं जिसमें रॉमी उन्हें सब कुछ बता देती है। प्रोफेसर रॉमी को सलाह देता है कि उसको 29 फैब को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा।
नेक्स्ट डे फिर से रिक रॉमी को समझाने की कोशिश करता है, पर रॉमी उसकी बात नहीं सुनती। वो उसे कहती है कि उसे पिछले स्कूल के बारे में सब कुछ पता है, जिसमें रिक कहता है कि हाँ, उसने पिछले स्कूल में गन रखी थी, पर वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए थी, क्योंकि वो अपने आप को मारना चाहता था। वो अपने फादर के रेमिनेंट को ढूंढना चाहता था और वो नहीं मिल पाया, इसलिए उसने सुसाइड करने का प्लान किया था, पर उससे पहले वो पकड़ा गया। इन सब के बावजूद वो उसके ऊपर शक करती है। वो कहती है कि जब प्रिंसिपल का मर्डर हुआ था वो वहाँ पर नहीं था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रोफेसर रॉमी के रूम को मेटलिक शीट से कवर कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग कोई भी रेमिनेंट इस शीट से अंदर नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ रिक उस लैब से मिले फोटो पे सर्च करता है, क्योंकि उस फोटो में एक आदमी का चेहरा कटा हुआ है। फिर हम देखते हैं रॉमी की मॉम को, जहाँ पर उनको पता चलता है कि कंपनी द्वारा कभी उनको इंटरव्यू कॉल किया ही नहीं गया था। मेटालिक शीट का काम पूरा होने के बाद प्रोफेसर खाने के लिए अपने घर की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ रिक को पता चलता है कि उस फोटो में कटी हुई पिक प्रोफेसर की है। रिक जल्दी से प्रोफेसर के घर जाता है और वहाँ देखता है कि प्रोफेसर की बेटी ईवा भी एक रेमिनेंट है, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि वो सारे मर्डर ब्रायन ने नहीं, असल में प्रोफेसर ने किया है, और सिर्फ अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए। जब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो वो अपनी बेटी को सेफ प्लेस जाने के लिए बोलते हैं, जो कि उसी बिल्डिंग में उस टाइम मौजूद होती है, पर बहुत ज्यादा लेट हो जाती है और ब्रायन प्रोफेसर को सेफ प्लेस पे खींच लेता है और उसके बाद प्रोफेसर की बेटी की मौत हो जाती है और वो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं और एक स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां वो सबकी डेट ऑफ बर्थ देखकर उनको अपना शिकार बनाते हैं ताकि वो अपनी डॉटर को वापस ले आएं। वो एमा और क्लेरा को मार देते हैं, जिसके बाद ब्रायन को उनके इंटेंशन के बारे में पता चल जाता है और वो मैरी को अलर्ट करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, पर प्रोफेसर मैरी को भी मार देते हैं। क्योंकि मैरी लास्ट टाइम ब्रायन के साथ देखी गई थी तो पुलिस ब्रायन का सर्च करती है। उसके बाद प्रोफेसर उसको भी मार डालते हैं ताकि वो उनकी पोल ना खोल पाए। स्कूल के प्रिंसिपल को उनके बारे में पता चल जाता है तो वो उनको मार देते हैं। रॉमी की मॉम को भी फेक इंटरव्यू कॉल वही करते हैं और साथ ही साथ रिक के लॉकर में गन भी वही रखते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि रॉमी अपने बर्थडे वाले दिन अकेली हो जाए और रॉमी उनकी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच थी। इससे पहले कि रिक किसी को बता पाता, प्रोफेसर उसे पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा गाड़ देते हैं और वापस रॉनी के पास चले जाते हैं। कुछ देर बाद उसी रूम में अचानक से एक मेटालिक शीट अपने आप निकल जाती है, जिसको लगाने के लिए रॉनी उठती है और उसको रिफिट करने लगती है। तभी उसे एक चोट लग जाती है और ये चीज उसे अपने नाइटमेयर में भी दिखी थी, जिससे वो समझ जाती है कि ये भी एक तरह का वार्निंग है। वो प्रोफेसर से उस मेटालिक शीट के बारे में पूछती है कि ये किस चीज से बनी है, जिसमें प्रोफेसर बताता है कि ये लेड पॉलीमर से बना है। तभी रॉमी को याद आता है कि मैरी के नेल्स में भी ऐसे ही सैंपल पाए गए थे। रॉमी को कुछ शक होने लगता है और वो बाहर जाने के लिए बहाना करने लगती है, पर प्रोफेसर इस चीज के लिए मना कर देता है और प्रोफेसर भी समझ जाता है कि रॉनी को उसके ऊपर शक हो रहा है। रॉमी प्रोफेसर को धक्का देती है और किसी तरह उस रूम से बाहर निकल जाती है। उसके बाद प्रोफेसर उसे पकड़ लेते हैं और वो रॉमी पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ अचानक से रॉमी के फादर का रेमिनेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और रॉमी को भागने का मौका मिल जाता है। वो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और पहुँच जाती है उसी फ्रोजन लेक के ऊपर। उसका पीछा करते करते प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। रॉमी किसी तरह वहाँ पर आइस को ब्रेक करती है और वो लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। प्रोफेसर रॉमी को डुबाने की कोशिश करता है और वहाँ पर हम देखते हैं ब्रायन के रेमिनेंट को, जो कि आता है और रॉमी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, बट प्रोफेसर उसका पैर पकड़ लेता है और उसको डुबाने की कोशिश करता है। फिर पीछे से एमा का रेमिनेंट आता है और प्रोफेसर को पकड़ लेता है और उसको पानी के अंदर खींच ले जाती है, जिसके वजह से प्रोफेसर मर जाता है। बाद में ब्रायन रॉमी को ऊपर ले आता है। रॉमी ब्रायन को थैंक्स बोलती है। उसके बाद वो कोशिश करती है उस पानी से निकलने की, बट हाइपरथर्मिया के कारण वो उस पानी से नहीं निकल पाती। धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है और उसको आते हैं कुछ फ्लैशेस, जिसमें वो अपने चाइल्डहुड डेज को देखती है, जहाँ पर उसके डैड उसको स्केटिंग सिखा रहे होते हैं। उसके बाद रॉमी को उसके फादर का रेमिनेंट दिखते हैं, जो उसे कहते हैं उनको जाने देने के लिए। वो कहते हैं कि अब वो उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को ना समझे और उनको जाने दें, और वो हमेशा रॉमी के दिल में उसके साथ रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कर्क को, जो आकर उसकी हेल्प करता है और उसको बाहर निकाल देता है, और वो कहता है कि अभी उसने अपने फादर को देखा जिन्होंने उसको ग्रेव के अंदर से निकाला। और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि रिक के फादर को हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था। लास्ट सीन में हम देखते हैं रिक और रॉनी को, जो कि रॉनी अपने फादर के ग्रेव पे आती है उनसे मिलने के लिए।
उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बारे में सबको वो लोग बता देंगे और हम देखते हैं प्रोफेसर के रेमिनेंट को उनके पीछे और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।